नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों का प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर अवनीश शर्मा की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत आभार। जैसा कि आप सभी ने आज चर्चा के विषय थंबनेल में देख लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को केंद्र में रखकर। क्या बारूदी पाकिस्तान क्या बारूदी ज़मीन पर बैठा हुआ है पाकिस्तान? लेकिन पाकिस्तान में आने से पहले आइए जो एक ताज़ा घटनाक्रम रूस और यूक्रेन के बीच हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के बीच पाकिस्तान का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, वो रशिया तक ही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस गए थे और रूस से बड़े बेमरोवत होके वापस भी आए। तो स्वागत करते हुए पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अवनीश। इमरान खान रूस गए। अब ये पता नहीं उनको मालूम था कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी या नहीं मालूम था, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन रूस गए और फिर धकेला के बाहर कर दिए गए या वहां से वापस कर दिए गए। इस पर क्या टेक है आपका? क्या कहेंगे इसको? अवनीश भाई, एक बहुत मिसाल है, कहावत है, बेगैनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो उसी तर्ज पे ये बेगैनी जंग में जो है इमरान खान का दीवाना। तो इमरान खान रूस बहुत पहले से एक उनका प्रयास था, और जब से जो बाइडेन ने इमरान खान को कॉल नहीं की और अ, अपनी पॉलिसी के तहत, नीति के तहत उन्होंने जो है इस पूरे उपमहाद्वीप और पैसिफिक ओशन और एशिया में जो है भारत को जो है प्राथमिकता दी और उनके भारत के रीजनल पावर के रूप में स्वीकारा, तब से जो है पाकिस्तान बहुत बेचैन था और वो उसे काउंटर करने के लिए जो है वो रूस से भी पास करीब जाना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी चीन से तो करीब था ही। तो ये जो इमरान खान का सोवियत रूस जाना था, वो ये वेस्ट को कह लीजिए या अमेरिका को कह लीजिए, को ये दिखाने के लिए था कि उनके पास भी जो है एक ऑप्शन और भी है दूसरे कैंप की तरफ जाने का। तो ये उसी की तर्ज पे था। और जहां तक जानकारी आ रही है अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से कि ये इस रूसी विजिट के लिए इमरान खान ने स्वयं जो है, जब फरवरी के शुरुआत में जब बीजिंग चीन में विंटर ओलंपिक्स था उसमें गए थे, वहां पर उन्होंने जो है वहां के राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति शी से जो है रिक्वेस्ट की थी कि वो पुतिन से उनको जो है, क्योंकि ये इंटरनेशनल में ऐसा होता है कि या तो कोई इनवाइट करता है आपको, तब जी। आप जाते हैं, या फिर आप उनको इनविटेशन मिले तो उस इनविटेशन के लिए कदा अच्छी। तो सभी यही माना जा रहा है कि रूस की ये यात्रा जो थी इमरान खान की, ये चीनी राष्ट्रपति शी के पहल पे हुआ था और इसलिए वो गए थे। जहां तक यूक्रेन और रूस की युद्ध वाली बात है, ये मेरा जो मानना है कि ऐसा नहीं है कि ये जो अचानक युद्ध हो गया, ये तनाव तो एक महीने से बराबर सामने आ रहा था। कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले तो स्पष्ट ही लग रहा था, जिस तरीके से अमेरिका, नाटो की तरफ से धमकियां पुतिन को, सोवियत वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मिल रही थी, उससे लग रही यही रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में आप जानते हैं कि जब कोई जब दौरा डेट फाइनल हो जाती तो तुरंत तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट मोमेंट में कैंसिल करना। हाँ, इनके पास ऑप्शन था कि हफ्ता भर पहले जो है उसको कैंसिल कर सकते थे, जब जिस वक्त की यूक्रेन से अन्य राज्य के लोग अपने अपने नागरिकों को एडवाइजरी इशू कर रहे थे, वहां से अपने राजदूत निकाल रहे थे, वहां से नागरिकों को निकलने के लिए कह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इनके पास था, लेकिन उन्होंने उसको
मैं समझता हूं कि उनके फॉरेन ऑफिस ने जरूर बताया जरूर होगा इमरान खान को, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। ये एक उनका दुर्भाग्य कहूंगा, या मैं स्वयं राष्ट्रपति पुतिन की एक चाल भी समझता हूँ इसको, कि उनको मालूम था ये आ रहे हैं, तो एक कैमोफ्लेज था कि दूसरे देश का आ रहा है एक ऐसा पावर जो कि जैसा भी हो, भिखमंगा ही सही लेकिन न्यूक्लियर एसेट रखता है, हम्म, वो हम्म, राष्ट्र आ रहा है और दूसरे को दिखा सकता है, शेष विश्व को, कि उसके साथ और लोग भी हैं। तो पुतिन का तो ने इमरान को इसलिए बुलाया, इसीलिए जब जैसे वो लैंड किए हैं ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली उनका जहाज लैंड किया है, और उधर जो है रूस ने यूक्रेन पे पूरी तरीके से हमला कर दिया। तो ये एक ये पुतिन का पॉलिटिकल इंटरनेशनल इमेज कहना चाहिए, इमेज के द्वारा जो खास तौर से जो उसके सैटेलाइट रूस के जो सैटेलाइट नेक्सस जो पूर्व के सोवियत रूस के जो के विघटन के बाद जो राज्य बने उनको मैसेज देने के लिए था, वो देने में सफल रहे। जहां तक इमरान खान का था, इमरान खान जो बेसिकली का जब दौरा जब हुआ था तो ये कहा गया था कि ये वर्किंग दौरा है जिसमें कि कुछ इकोनॉमिक्स डील होनी है, स्पेशली गैस पाइप, ऑयल गैस पाइप जो वहां से आनी थी उसको लेके था। उस पर कुछ समझौता, लेकिन जहां तक खबर आ रही है कि कोई भी किसी तरीके का कोई समझौता नहीं हुआ है, और समझौता हो भी नहीं सकता क्योंकि सैंक्शन लग गए हैं अब तो एक तरीके से बेरंग लौटाए हैं इमरान खान, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत समय पे गलत जगह पे इमरान खान पहुंच गए थे, और उसकी मैसेजिंग अच्छी नहीं हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी। आपने कहा कि अमेरिका ने जब से थोड़ा पाकिस्तान को दूर किया है अपने से, तो इमरान खान का ये प्रयास था कि वो रूस के पास जाके और अमेरिका को ये संदेश दें कि देखो, तुम अकेले ही नहीं हो। हाँ, हमारे पास दूसरे ठीक है, दूसरे दरवाजे भी हैं। लेकिन उसी के साथ आपने ये कहा कि शायद पुतिन की राजनीति थी कि जो उन्होंने इमरान खान को उन्होंने आने दिया मॉस्को तक, और उनके आते ही उन्होंने यूक्रेन पर फुल फ्लेज हमला कर दिया। तो क्या ये कुछ ऐसा हो गया क्या कि इमरान खान गए थे पुतिन को इस्तेमाल करने अपने हिसाब से, और पुतिन ने उनका इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान का इस्तेमाल कर लिया? हालांकि वो हाँ कितने इस्तेमाल काबिल हैं ये अलग बात, लेकिन क्या नहीं, ऐसा देखते हैं निश्चित। क्या? हाँ, निश्चित रूप से ये यही हुआ है। इमरान खान का केवल पोस्चर ये था कि जो है गैस पाइप जो है वहां से जो रूस से थ्रू अफगानिस्तान आना है उसको लेके कोई मुआहदा कर ले, एग्रीमेंट कर ले, और उस पे जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको बनाने के लिए वो कुछ एश्योर करा लें रूस से, ये उनका था। और दूसरा ये था कि जो है वेस्टर्न ब्लॉक को या अमेरिका को जो है एक संदेश भी देना था कि यदि आप हमारी मदद नहीं कर रहे, या आप हमारा जो है हमारे हितों की आप नहीं अनदेखी कर रहे हैं, तो हम जो है चीन के साथ साथ जो चीन और रूस का जो नया ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है उसके साथ खड़े होने में हमें कोई परहेज नहीं, ये था। और पुतिन का जहां तक था, पुतिन जानते थे कि पाकिस्तान के पास देने के लिए रशिया का कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं था। हाँ, उसको अपने साथ बैठा के उसी दिन युद्ध करके घोषित करके कैमोफ्लेज जरूर किया, क्योंकि आप भी देखिए ना कि जब तक रूस ने आक्रमण यूक्रेन पे नहीं किया था, तब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिन अ, इलाकों को, जिन जो यूक्रेन के जिन प्रदेशों को रूस ने अभी चंद दिनों पहले रिकॉग्नाइज किया है, जहां पे रूसी बहुल के लोग हैं, वो वहीं पे घुसेगा। लेकिन उस सभी तरीके के कयासों को धता बताते हुए पुतिन ने फुल फ्लेज आक्रमण किया वहां पे, और ये कहना चाहिए कि द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज कॉट ऑफ गार्ड। हम्म। तो पुतिन का जो अपना मकसद था एक कूटनीतिक रूप से जो है वो देने में सफल रहे, इमरान खान असफल रहे हर तरीके से।
चलिए, अब चूंकि इमरान खान असफल होके रूस से वापस इस्लामाबाद पहुंच आए हैं, तो अब हम भी रूस और यूक्रेन और इमरान खान इन सारी बातचीत से वापस पाकिस्तान की तरफ ही वापस आते हैं और पाकिस्तान में बात करते हैं। कुछ दिनों पहले इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। नहीं नहीं उसकी नहीं, अभी आया आने नहीं वाला है। था, आने वाला था। हाँ, जी, 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 मैं वहीं आ रहा हूँ। लाए जाने का एक प्रस्ताव था और ऐसी तैयारी चल रही थी। उसके बारे में वो आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया? अगर आ जाता तो क्या होता? नहीं आया तो क्या होता? इस पर ज़रा विस्तार से मैं जानना चाहूँगा। ऐसा है कि पाकिस्तान में इमरान खान पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अध्यक्ष हैं, उसका शासन है। और वो कुछ अन्य छोटे दलों के साथ मिलाकर जो है ये सरकार बनी है। और ये शुरू से माना गया है कि ये सरकार बनवाई गई थी पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ताकि जो है जो उसकी जो स्थापित दो बड़ी राजनीतिक दल हैं, एक तो नवाज शरीफ की पार्टी है, मुस्लिम लीग नून, और दूसरी जो है पीपुल्स पार्टी जो है आपकी जरदारी साहब। इन दोनों को हटाकर एक थर्ड फोर्स लाई जाए तो उसमें वो कामयाब है। लेकिन जिस तरीके से जो वहां पर पिछले 30 इमरान खान के कुशासन में या आर्थिक नीतियों के का बुरी तरीके से क्रियान्वयन करने में असफलता से इस वक्त जो है पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वह तो टोटली बहुत कम समय में जो है पाकिस्तान पिछले 3.5 साल में जो है बहुत तेजी से आर्थिक गर्त में जाता रहा, और लगभग क्या दिवालिया वही कहा जाएगा। क्योंकि कोई राष्ट्र जो 1-1 बिलियन डॉलर पे सांस ले रहा हो, तो उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में विपक्षी दलों ने मिलकर जो है इमरान खान को हटाने का प्रयास काफी दिनों से किया। लेकिन जो है क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान की सेना या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो सपोर्ट हासिल था, इसलिए जो है वो कोई भी इस तरह का मूव सफल नहीं हो पाया। अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने को न्यूट्रल कर लिया है, और और वहां के विपक्षी दलों को ये विश्वास हो चला है कि यदि अब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे या हम किसी कोई और प्रयास से जो है उसको इमरान खान को सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जो है सहायता इमरान खान को बचाव के लिए नहीं मिलेगी। तो अभी आज दिन भर की सरगर्मियां यही है कि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 से लेकर 72 घंटे में इस तरह की कोई घोषणा आ सकती है, जिसमें कोई दिन तय हो सकता है किस दिन वो लेकर आएंगे, या कोई और किसी तरीके से मूव बन सकता है वो, या वो जो दल अभी जो है इमरान खान की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, वो अपना समर्थन इमरान खान की सरकार से ले सकते हैं। ये स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में इस वक्त जो है पाकिस्तान के हालात हर स्तर पे, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल तक, वो जो है अस्थिर है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अगले कुछ दिनों में जो है और क्लियर होगा, स्थिति और स्पष्ट होगी कि इमरान खान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और इमरान खान के ना रहने के बाद पाकिस्तान की क्या नई स्थिति बनती है। क्योंकि फिलहाल तो अभी जी, यदि इमरान खान रहते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान को अ, अमेरिका से, आईएमएफ से, एफएटीए से बहुत उनको जो है सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उनका नुकसान होगा। लेकिन संभव है कि इमरान खान यदि हट जाते हैं, कोई नवाज शरीफ या कोई और इस तरह का नया प्रधानमंत्री बन जाता है, तो तब हो सकता है कि अमेरिका 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए ग्रेस पीरियड
पाकिस्तान को दे, और ताकि जो है पूरी तरह बैठे ना पाकिस्तान, और कुछ जो है अपनी बात भी वो लोग मनवा सके इनसे, और कुछ धर्रे पे उनको लाकर चीन और रूस के जो ब्लॉक में जानने की इनकी तैयारी है, उससे उनको दूर किया जाए। आपकी बातचीत सुनने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है कि जैसे किसी सेठ की दुकान से किसी एक परिवार के मुखिया को यानी बड़े भाई को उधार मिलना बंद हो गया हो, तो ऐसे में वो करता क्या है कि अपने छोटे भाई को भेजता है रामलाल की दुकान पे कि अब जाओ, मेरे नाम पे तो उधारी मिलेगी नहीं, हो सकता है तुम्हें वो उधारी दे दे। तो अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है पाकिस्तान में तो ये कुछ उसी तरह की बात होगी ना, जीने खाने के लिए नहीं कुछ दूसरे नाम पर कुछ जीने खाने के लिए और दिन पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा इसमें टेक बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा टेक डिफरेंट ये है कि इमरान खान को ना ही डिप्लोमेसी आती है, ना ही शासन करने की तमीज है। जबकि जो अन्य दल है वो ऑलरेडी काफी उनके पास काफी तजुर्बा है। और पहले भी भाई सीपेक आज का नहीं है ना, चाहे चीन का। सीपेक तो जरदारी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एग्रीमेंट किया था, और उसके बाद नवाज शरीफ की जो सरकार आई 5 साल चली तो उस पर काम हुआ। तो वो तो बैलेंस करके चलते रहे। चाइना के संग भी बैलेंस किया, चाइना से इकोनॉमिक टाइज भी बढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका को एंटेगोनाइज भी नहीं किया। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि इमरान खान ने वेस्ट और पूरे अमेरिका को एंटेगोनाइज करके जो है इधर अपने को एक रूठे हुए बच्चे की तरह अपने को दिखाया। तो बड़ी अपरिपक्वता कहेंगे इमरान खान की। तो मेरा मानना तो ये है कि जी पुराने दलों में से कोई आएगा तो वो बैलेंसिंग एक्ट करेगा। वो जो है, क्योंकि जब आप किसी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और शासन चलाते हैं तो आपकी पसंद नापसंद पे सरकारें नहीं चलती, ना देश चलता है। आपको जो है कई जगह अपने को झुकना पड़ता है, आपको जो है जानते हुए क्या संग अन्याय हो रहा है बात माननी पड़ती है। लेकिन इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब नवाज शरीफ का कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा या जरदारी का तो कोई बनेगा, वो लोग शायद मिडिल ग्राउंड लेंगे, और जो इस मुश्किल घड़ी में जो पाकिस्तान फंसा है उससे शायद निकलने की कोशिश करें। क्योंकि आपका जो पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो प्रो वेस्ट है। जी प्रो वेस्ट इन सेंस ये है कि उनके सारे इंटरेस्ट जो है वो वेस्ट से जी जुड़े हैं। वो जी रिटायर जी होके वहीं जाते हैं, वहीं की नागरिकता लेते हैं। नौकरी के दौरान भी जो है अपने बच्चों और बीवियों की नेशनलिटी वेस्ट की दिलवाते हैं। अपना जो उनकी एलीट क्लास है वो सारा पैसा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में लगाती है। वो तो चाइना या रूस में पैसा नहीं लगाते ना। तो उनका जो रूलिंग एलीट है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तो यही चाहेंगे कि जो है वेस्ट में संबंध ठीक रहे, ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है या उनके फ्यूचर, उनकी जनरेशन का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित है। जी। तो चलें, ये हमेशा सारे विचारशील लोगों का मानना है कि यदि आपका पड़ोस कम से कम खाता कमाता रहे और ठीक ठाक रहे तो अपने घर में भी शांति रहती है और ये हमेशा वातावरण अच्छा रहता है। तो आपकी बात से लगता है कि अगर कोई ऐसा सत्ता परिवर्तन होता है पाकिस्तान में तो उससे पाकिस्तान कुछ दिन कुछ और ठीक ठाक जिंदगी जी सकेगा। अब एक चीज और, आप बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया, और जब तालिबान शासन आया तो उस समय पाकिस्तान इस तरह से फ्रेम कर रहा था अपने आप को कि जैसे वही जिम्मेदार है और उसी ने वहां पे सत्ता परिवर्तन कराया और तालिबान को वहां पे स्थापित किया है। अब तालिबान को स्थापित हुए भी ठीक ठाक समय हो गया अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की समस्याएं जस की तस हैं। पाकिस्तान अभी भी अशांत है अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। तो उनका ये दावा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान थे उनको स्थापित करने का काम उन्होंने किया या उसमें मदद की या उनकी वजह से स्थापित हुए या वो समर्थक थे, लेकिन उसके बाद तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान को कोई महत्व नहीं मिला। इस स्थिति को आप क्या देखते हैं? ये सत्ता परिवर्तन अफगानिस्तान में तालिबान के होने के बाद भी पाकिस्तान के हाथ खाली क्यों हैं? अवरीश, ऐसा है कि
अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, ये जो है पाकिस्तान का नंबर एक उनकी जो भी विदेश नीति थी या उनकी जो सुरक्षा या रक्षा नीति थी, उसका सबसे प्रायोरिटी पे जो उनका था कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आए, ताकि जो है उनका वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर रहे, और वहां पर एक पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान से दोस्ताना शासक रहेगा। तो उससे जो है, जो उनको पूर्व में दशकों से अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले बलूचिस्तान के जो की आजादी के लिए जो सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, उनके आक्रमण, और साथ में टीटीपी तहरीके पाकिस्तान जो है, तालिबान जो है, वो जो वहां से आके आक्रमण करती थी इनके जी, जिसको आप टीटीपी कह रहे हैं, उनको उसको दर्शकों को समझाने के लिए उसका मैं वो कर दूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जी वही, वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये ऐसा उनका मानना था। लेकिन ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यदि कोई फेलियर मुझे पिछले दशकों में दिखाई दे रहा है, वो जो है उनकी अफगान पॉलिसी को लेके है। वो जिस आशा में तालिबान को सरकार की अफगानिस्तान में वापसी चाहते थे, वो मंतव्य उनके पूरे ना होके जो है इनके लिए भयावह सपना बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि तालिबान, देखिए समझ लीजिए, जो तालिबान अफगानिस्तान में है वो सिर्फ एक दल नहीं है, उसमें लोग तो कहते हैं 13-14 डिफरेंट गुट मिलकर एक तालिबान बना। उसमें एक हक्कानी नेटवर्क का जो है, वो जो है प्रमुख है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो पाकिस्तान सपोर्टेड है उसमें से। और उनको ये उम्मीद थी कि जो है जब वो आएंगे तो जो वहां पर जो अफगानिस्तान की धरती से जो इनके इलाके में वजीरिस्तान और ये पख्तूनख्वान और जो पहले फाटा का कहलाता था, अब वो खैबर पख्तूनख्वा का प्रांत कहलाता है, जिसकी राजधानी पेशावर है, वहां पर जो है घुसपैठ नहीं कर पाएंगे और न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये रहा कि अफगानिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ भी करने से मना कर दिया। ऑन फेस वो कहते हैं कि अब हम जो है अफगानिस्तान की धरती जो है किसी विदेशी पे आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। लेकिन सत्य ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, वो यहाँ कार्रवाई करते हैं और फिर वो वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं, जो बॉर्डर लाइन है। तो उससे दो चीजें होती है, एक तो तालिबान का पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान में या तो नहीं है, नंबर वन, या फिर दूसरी एक चक्कर, ये एक मुख्य बात है कि जो तहरीके, जो तालिबान आपकी अफगानिस्तान में है और उसका काउंटर पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इनका मूल जो है सिद्धांत वो एक है। दोनों ही शरीयत चाहते हैं, शरीयत के हिसाब से ही राष्ट्र व्यवस्था चाहते हैं। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान में पूरा शरीयत चाहते हैं। तो जो जब शरीयत चाहते हैं तो कैसे अफगानिस्तान का तालिबान जो है वो पाकिस्तान के तालिबानियों को के विरुद्ध हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान जहां पर पख्तून जो है उनका वर्चस्व है और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पख्तून है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, जैसे डूरन लाइन कहते हैं, जो कि 1893 में अफगानिस्तान के शाह और ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुआ था, उसको नहीं मानते।
ना वो तालिबान मानते हैं, ना ये तालिबान पाकिस्तान जो है वो मानता है। तो पाकिस्तान की से समस्या ये हो गई कि जिस अफगानिस्तान बॉर्डर को सबसे सुरक्षित और अपने लिए बड़ा ही प्लस पॉइंट समझ रहा था, वहां पर उसकी खुद की अंतरराष्ट्रीय सीमा की धज्जियां उड़ रही हैं। ये बीच में आपने देखा होगा, कई वीडियो आए तो समाचार भी आ रहा है। पाकिस्तान में मीडिया तो कम रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो ब्लॉगर्स हैं उनके, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सेना के लोग, तालिबानी सेना लोग जो है, वो जो बाड़ा लगा रहे थे सीमा को बाइफरकेट करने के लिए, वो पाकिस्तान के लोगों की सेना को बाड़ा लगाने नहीं दे रहे, जबकि उनको तोड़ ताड़ के हटा दे रहे हैं और घुस जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अफगान जो ये है पख्तून जो है, ये जो है अफगानिस्तान की सीमा बांधते हैं अटक तक। पाकिस्तान के अंदर जो अटक है, वहां तक मानते हैं कि ये पख्तून कहलाता है, वहां तक कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आगे भस्मासुर इम्पैक्ट जो है होने जा रहा है, कि इनको अभी जो है निकट भविष्य में इनकी सबसे बड़ा सरदर्द जो है, इनका जो है वेस्टर्न बॉर्डर ही होने जा रहा है। जी, चर्चा के इस क्रम में यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते अब हमारा समय भी हो रहा है चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाने का। तो चलते-चलते आपसे संक्षेप में बलूचिस्तान में जो अशांति और लगातार विद्रोह और पिछले कुछ दिनों पहले तक आज से लगभग 10 एक दिनों पहले तक तो काफ़ी तीव्र और प्रचंड विरोध था और काफ़ी हिंसक वहाँ घटनाएँ भी हो रही थीं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को, सेना के लोगों को, पुलिस को इस तरह से मारने का और हिंसा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बलूचिस्तान की अपनी लड़ाई यानी आज़ादी की उनकी जो अपनी लड़ाई है, उसको लेके क्या कहना है आपका? मैं चाहूँगा कि इसी पर टिप्पणी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे। तो अफ़गानिस्तान अ, की तरफ से जो कुछ भी इनको असफलता हुई, वो तो हुई, लेकिन इनके अपने घर बलूचिस्तान, जिसको कि बलूचिस्तानी अब भी कहते हैं कि वो अवैध कब्ज़ा है पाकिस्तान का, जिस तरीके से उन्होंने पीओके हम क्लेम करते हैं कि उनका कब्ज़ा है और क्लेम ही नहीं करते, वो कब्ज़ा है। तो बलूचिस्तान के इस पूरे संघर्ष को चलते-चलते कैसे देखेंगे? बलूचिस्तान में जो अभी आप देख रहे हैं, ये वैसे तो देखा जाए तो बलूचिस्तान में सशस्त्र संघर्ष तो कई दशकों से हो रहा है। बीच में होती तेजी, क्योंकि बलूचिस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बलूचिस्तान बहुत, मतलब 40, पाकिस्तान का 40% भूभाग बलूचिस्तान, और उस 40% भूभाग में जिस पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 23 से लेकर 24 करोड़ है, उसके 40% भूभाग में केवल 2 करोड़ जनसंख्या है। तो बलूच जो है बलूचिस्तान में कम, वक्त ईरान और अफगानिस्तान में ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो नई स्थिति बन रही है कि वो सशस्त्र, वो ईरान की सीमा से आते हैं थे, अफगानिस्तान के पोरस बॉर्डर से आते थे, और जो है फ्रंटियर कॉर्प कहलाता है वहां पे, जो बलूचिस्तान में जो मिलिट्री के जो आउटपुट है, वो उसको जो है फ्रंटियर कॉर्प्स कहते हैं, और वो जो है बलूचिस्तान में सारी रक्षा और सुरक्षा का जिम्मेदारी लेती, तो वो वहां पे आक्रमण करते थे। निकट अभी पिछले 2-3 महीने से जो हुआ है, उसमें थोड़ा पहले जो होते थे और जो अब हो रहा है, उसमें थोड़ा अंतर हो गया। अब जो आक्रमण हो रहे हैं बड़े प्रोफेशनल अंदाज में हो रहे हैं। पहले होते थे कुछ लड़ाके आते थे, आर्मी के कॉन्वॉय जाता था, उसको हैंड ग्रेनेड मार दिया, गोली चला दी, कुछ कर दिया। इस बार जो इनके यहाँ हुआ है, खास पंजगुर में खास तौर से, कि उसके अंदर घुस गया, 72 घंटे तक अंदर कैंप में कब्जा करते रहे। शायद 9 लोग थे जो मारे गए जो थे, लेकिन 72 घंटे लग गए पाकिस्तान आर्मी को दोबारा कब्जा लेने में। उसके साथ वहां पे ये जो है आपकी एक इलाका है नौशकी, वहां हुआ था। और दूसरी बात ये कि इस बार भी जो इनका रूट था वो थ्रू अफगानिस्तान था, और जो इनके पास हथियार अब की बार मिले हैं इनके पास, वो हथियार मिले हैं जो अमेरिका जब 15 अगस्त को अफगानिस्तान
छोड़ के गया था हथियार, तो इनके पास जी एकदम से जो है सोफिस्टिकेशन ऑफ वेपन, वो और प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन, उससे बड़ा प्रोफेशनलिज्म आया है, वो बड़ा सरदर्द हो गया है। और जी ऐसे क्या इनपुट है इन लोगों के पास, और ये अब तो स्टैब्लिश भी हो गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों ने जो है आपस में वर्किंग रिलेशनशिप बना ली। जी जी जी। तो तो ये जिसे आप कह रहे हैं कि ये इनका विद्रोह जो पहले चिटफुट होता था और एक नॉन प्रोफेशनल अंदाज में होता था, उसके प्रोफेशनल अंदाज में होने के पीछे आप ये वजह देख रहे हैं, टीडीपी और हाँ, बलूच के बीच का गठजोड़। बिल्कुल। एक तो वो गठजोड़ देख रहा हूँ, दूसरा जो है अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी छोड़ गए थे, वो इन लोगों के हाथ अवश्य लग गए हैं। हम्म, चाहे कैसे भी लगे हैं, लेकिन लगे हैं। क्योंकि इसलिए जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है, लीथल है, और बड़ा ही प्रोफेशनली कंडक्ट कर रहे हैं वो लोग। देखिए, जी जैसे हम लोग फिदायीन कहते हैं, तो फिदायीन तो ये बेसिकली जो है इनका कंसेप्ट था कि ये जो जिहाद होता है, ये होता है, उसमें फिदायीन जो है अल्लाह अकबर करके मर जाते हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान में हुआ, वो सब सोसाइटिकल मिशन था। सब आए, सब हम्म मरे। हम्म जितने आए उन्होंने क्या, उनको मरने के लिए आए थे, लेकिन हम्म उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और मैं सोचता मॉरली जो है इस वक्त जो है बहुत ही पाकिस्तान आर्मी पूरे वेस्टर्न फ्रंट में अपने जो है डिमोरलाइजेशन की स्थिति में है। और मैं देखता हूँ कि अभी ये जो स्थिति, जो विश्व का परिदृश्य बदल रहा है, उसमें क्योंकि अब सर्दी खत्म हो रही है, मैं जी सोचता हूँ अब जो है पाकिस्तान को अपने थ्रेट जो है वेस्टर्न बॉर्डर से और भविष्य में आते हुए दिखेंगे। जी जी जी। तो इस तरह से कुल मिला के अगर जब से हमने रूस, यूक्रेन और इमरान खान का रूस दौरा, रूस से उनकी वापसी, तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पाकिस्तान की ये स्थिति, उनके अंदरूनी जमीन पर भी पाकिस्तान की ये स्थिति, बगल में अफगानिस्तान में जहां तालिबान के सत्ता परिवर्तन के बाद वो सोच रहे थे कि कहीं न कहीं से एक खैरख्वाही आ जाएगी, वहां से भी ये स्थिति। तो कुल मिला के असमंजस ही असमंजस दिखाई देता है जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे उनकी विदेश नीति हो, चाहे उनके आंतरिक मामले हों, चाहे उनका लोकतंत्र हो और चाहे उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो। तो इस पर एक अंतिम और संक्षिप्त टिप्पणी और उसके बाद हम कार्यक्रम खत्म करें। जी, देखिए, ये अपने लेखन में और या जब विचार विमर्श आप लोगों से होता, तो मेरा शुरू से सन 2014 से ही ये मंतव्य रहा है। ये 2020 के बाद का काल जो है ट्रांसफॉर्मेशन का काल है, ट्रांजिट का काल है, संधि काल है विश्व भर के लिए, जहां पर नए राष्ट्र उदय होंगे, कुछ पुराने खत्म होंगे, कुछ राष्ट्रों की सीमाओं में भी परिवर्तन होगा। ये हमेशा होता है, जब जब भी किसी संधि का शताब्दियों में एक आध बार आता है। ये काल जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया है। जो 42 में 44 खत्म हो गया, 45 में, उसके बाद ये आया है 70-80 साल बाद। तो मैं समझ देख उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान, क्योंकि एक कॉन्ट्रडिक्शन पे बेस नेशन बना था, जिसका एज ए नेशन हुड थोपी हुई थी, तो ऐसे में हुँ, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तब मेरा विचार ये लगता था मुझे, तब बलूचिस्तान में भी वो उपद्रव था, सिंधु देश के भी नारे भारे लगते थे, ये भी कुछ था। तो तब मुझे पाकिस्तान के टूटने की वजह कुछ और लगती थी। टूट रहा ये मुझे मालूम था, लग था, और टूटेगा ये भी विश्वास था। अब जो स्थिति देख रहा हूँ, कि मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है, जो कि ऑलरेडी अभी समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। ये टूटने का ही एक उपक्रम है पाकिस्तान का। जब आप जो है दिवालिया हो जाते हैं, जहां पर जो है राष्ट्र, जो कि सेना कर्जों पे चलने लगती है। क्या आपको मालूम है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो 50% लोन पे चलती है। तो जिस देश की सेना या सैन्य व्यवस्था या उसका तंत्र उधार के सिंदूर पे
जीवित रखा जा रहा हो, तो उसकी आप कितना उम्मीद करते हैं कि वो कब तक चल जी जाएगा? तो मैं तो जी उसको जी जो है जी। एक तरीके से देख रहा हूँ कि ये जो पख्तून में हो रहा है, उसमें कभी और बात कर लेंगे कि उसका क्या मतलब है। फलसर ये कुल मिला के एक इकोनॉमिक कोलैप्स, जो कि हम पहले जी भी पूर्व में सोवियत रशिया वाली में देख चुके देख हैं, चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसकी ही पुनरावृत्ति हम लोग देखने जा रहे हैं। जी, जी। तो इस सारी बातचीत के बाद जो हमारा विषय था और जो थंबनेल हमारा कह रहा था कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, क्या बारूदी ज़मीन पर बैठा है पाकिस्तान, तो वो स्थिति काफ़ी हद तक साफ़ होते हुए दिखी आपसे चर्चा के बाद। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रारब्ध के दर्शकों को और मुझे भी साथ में आपने एक अच्छा प्रकाश डाला पाकिस्तान पर। आपको धन्यवाद देने से पहले प्रारब्ध के दर्शकों को, आप सभी को एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रारब्ध को चैनल के रूप में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पुष्कर जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद और बहुत जल्द आपसे फिर किसी विषय पर बैठ के वार्ता करने का अवसर मिलेगा, ऐसा विश्वास धन्यवाद। है। नमस्कार। धन्यवाद। मंच को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।